नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। सीएम योगी चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां समान रूप से संचालित हो रही है। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा ले, ये कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। और इस दरमियान उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए थे वो सभी अपना कोरोना जांच करवा लें। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां समान रूप से संचालित हो रही है और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो सभी अपनी जांच अवश्य कराइए, कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि कोरोना की पुष्टि होने से पहले ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि उनके विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। और अब जब जांच पॉजिटिव आई है तो इस बात की पुष्टि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, इस बात की जानकारी उन्होंने लोगों को ट्विटर के माध्यम से दी। तो तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख पूरे बांदा जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। बीते रविवार को जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा और जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन के छोटे व्यापारियों ने नाइट कर्फ्यू लगने के कारण आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। तो बांदा जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि रोजमर्रा जीवन यापन करने वाले लोगों पर रोजी रोटी का भी संकट अब मंडराने लगा है। और इसी के तहत ही छोटे व्यापारियों ने नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। तो रुख करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित पाए गए। आशुतोष टंडन ने ट्विटर कर इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद मैंने अपनी जांच करवाई। डॉक्टरों की सलाह पर मैंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए हुए लोगों से अनुरोध है कि अपनी अपनी सभी जांच करवा लें, ये कहा है आशुतोष टंडन ने। तो क्या आप क्या खास कोई भी कोरोना संक्रमण से नहीं बच पा रहा है? यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आशुतोष टंडन ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद मैंने अपनी जांच कराई। डॉक्टरों की सलाह पर मैंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके वो सभी अपनी कोरोना की जांच अवश्य करा लें। तो नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। सीएम योगी का निर्देश, सहयोग न करने वाले निजी संस्थाओं पर होगी कार्यवाही। हाल ही में जल्द से जल्द L2 और L3 स्तर के बेडों की संख्या में भी इजाफा किया जाए, ये कह रहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। MBBS के 4थे और 5वें साल के छात्रों की ड्यूटी अस्पताल में लगाने के दिए निर्देश। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है और उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि जो भी सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी संस्थान अगर सहयोग नहीं करते हैं तो कार्रवाई करने के लिए अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हर हाल में जल्द से जल्द L2 और L3 स्तर के बेडों की संख्या में भी इजाफा किया जाए और MBBS के 4थे और 5वें साल के छात्रों की ड्यूटी हॉस्पिटल में ही लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए।
तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहा है। बड़ी खबर हम नजर डाल रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। जिले में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बात की है। पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कल 19 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान पर रखेगी निगरानी। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहा है। जिले में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की और। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बता दें आपको कि पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान कल 18 जिलों में कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान पर रखेगा निगरानी। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के नियमों का भी कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की और। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सड़क पर निकालकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बहुमंजिला भवनों सहित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के उपाय की भी दी जा रही जानकारी। राजधानी के तमाम प्रमुख चौराहों पर अग्निशमन के अधिकारियों ने लोगों को किया जागरूक। पैम्पलेट्स बांटकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव और उनसे बचाव की भी दी गई जानकारी। पैम्पलेट में राजधानी के सभी फायर स्टेशनों के नंबरों को भी किया गया प्रकाशित। तो बहुमंजिला भवन सहित नगर क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा से उपाय की जानकारी दी जा रही है और साथ ही राजधानी के तमाम प्रमुख चौराहों पर अग्निशमन के अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया है। तो यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस कोरोना की चपेट में। अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक त्रिवेदी कोरोना पॉजिटिव है। और आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी भी हुए हैं कोरोना संक्रमित। संजय कुमार सचिव वित्त और विशेष सचिव समेत लगभग 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव भी डीएल मीना और निदेशक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक त्रिवेदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। संजय कुमार सचिव वित्त और विशेष सचिव समेत लगभग 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डीएल मीना और निर्देशक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां जिले के थाना मदगौंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और वार्ड बॉय की मनमानी देखने को मिली। सीएससी में इलाज के दौरान मरीज के साथ आए परिवार के सदस्य पर वार्ड बॉय ने डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रुइया राम रानीपुरवा के रहने वाले तकरीबन निशा की बेटी तहसीन की अचानक रात में तबीयत खराब होने के कारण उसको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टर न मिलने और ओपीडी में तालाबंद देखकर सभी हैरान रह गए। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि सीएससी के विश्राम कक्ष में वार्ड बॉय नशे में लेटा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने उपचार के लिए वार्ड बॉय को बोला, जिस पर वार्ड बॉय
गुस्सा हो उठा और पीड़ित के परिजनों पर हमला कर दिया। जब इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने सीएससी अधीक्षक से बात कर इस मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी है और मामले की उच्च स्तरीय पर जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो डॉक्टर साहब यहाँ मिले थे? सो रहे थे। डॉक्टर साहब थे या वार्ड बॉय था? डॉक्टर साहब कहाँ थे? अच्छा। डंडा वाला निकल रहा है पहले, यहाँ से ये निकल गए हुआ डंडा आएगा कहीं बताओ बताओ चलो वही निकल पड़े। वार्ड बॉय ने डंडा निकाल के मारने की कोशिश की? हाँ जो पहले खोला। अच्छा। बोलती मेहरी। वीडियो में एक लड़का नीले रंग के शर्ट पहने हुए है, वो डंडा लेकर के उससे कुछ गाली गुप्ता देते हुए देखा गया है, पर यह वस्तुस्थिति क्या है, किस संबंध में है, कहाँ की घटना है, इसके लिए आप द्वारा बताए गए सीएससी माधोगंज की घटना के कारण उन्हें सीएससी माधोगंज के इंचार्ज से ये अभी फ़ोन पर वार्ता किया और मैंने उसको निर्देशित किया है इस पूरे प्रकरण को वीडियो को देखते हुए इसकी स्पष्ट आख्या मेरे पास भेजें, अन्यथा की दशा में अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ उस आख्या से तो मैं उच्च स्तरीय जांच भी कराऊंगा। तो डॉक्टर साहब तो कोरोना काल में भी झोला छाप डॉक्टरों द्वारा लूट खसोट करने का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी के खीरी कस्बा के ड्रग इंस्पेक्टर ने पिछले 25 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक पर छापेमारी की। आपको बता दें कि फर्जी डॉक्टर बिना किसी डिग्री के ही आंखों का ऑपरेशन करता था, साथ ही बगैर प्रिंट के दवाओं का भी मनमाने तरीके से पैसा वसूलता था। बताया जा रहा है कि फर्जी क्लिनिक और डॉक्टर की शिकायत कई बार सीएमओ कार्यालय में भी की गई है, लेकिन सीएमओ की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए कल रात को 8:30 बजे अनीस खान के नाम के एक युवक ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरह कुछ फिजिशियन सैंपल खीरी टाउन में एक हॉस्पिटल में बेचे जा रहे हैं। उसका संदर्भ लेते हुए मैंने आज सुबह शिकायतकर्ता को फ़ोन पर अवगत कराया कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। शिकायतकर्ता भी वहाँ पहुँचा और शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायती स्थल था उसके बारे में बताया गया। मैंने वहाँ पहुँचा तो काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। डॉक्टर सवित कुमार वर्मा वहाँ मौजूद पाए गए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मैं एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ। जब उनसे इसके बारे में संज्ञान लिया गया तो उन्होंने के द्वारा अवगत कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में कुट्टू का आटा खाने से करीब 6 लोग बीमार हो गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पूरा मामला नोएडा के रविपुरा थाना क्षेत्र के जौनचाना गांव का है, जहां सभी लोगों ने नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे की बनी रोटी खाई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो कल नवरात्रि का पहला दिन था और इसी दौरान सभी लोगों ने कुट्टू के बने आटे की रोटी खाई थी, जिसकी वजह से सभी लोग बीमार हो गए। कहा जा रहा है कि 6 लोग कुट्टू के आटे की बनी रोटी खाने की वजह से बीमार हुए हैं और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो गोरखपुर बेलीपार थाना अंतर्गत हाटा चंदौली में 2 प्रधान प्रत्याशियों के पक्षों में चुनावी रंजिश के चलते गोलियां चली है। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के लोगों ने गोली चलने वाले युवक को भी पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस बचे हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौराहे पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। बता दें, महिलाओं ने युवक को सारे बाजार जमकर थप्पड़ों से पीटा। बताया जा रहा है कि रास्ता चलते युवक महिलाओं से छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने चौक चौराहे पर ही युवक कर जमकर सुताई कर डाली। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। तो ये वीडियो फर्रुखाबाद का बताया जा रहा है, जहां महिलाओं से छेड़छाड़ी करना इस युवक को भारी पड़ा है।
तो ये घटना बताई जा रही है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां इस मनचले ने सड़क चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद इन महिलाओं ने इसकी जमकर पिटाई की है। तो आज पूरे भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जोईवाला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की 123वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने देश में जो संविधान दिया है वो पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अब सरकार द्वारा कानून में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें, बाबा साहेब को संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के भी रूप में जाना जाता है। उनको भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार के भी रूप में देखा जाता है। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनका जन्मदिन इसी तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी आज पुण्यतिथि है और उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। उनको जो है फूल और माला वगैरह अर्पण की है हमने। ऐसा कौन शख्स है जो आज के समय में जिसे उनके बारे में उनका नाम विदित ना हो। यह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जो है केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है समाज को उठाने में अपना पूरा जीवन जो है अर्पण कर दिया। मैं कहना चाहूँगी कि भीमराव अंबेडकर जी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे और हमेशा उनके कार्यों को, उनके जितनी भी सराहनीय कार्य हैं, हम हमेशा याद रखेंगे। भारत रत्न और जो हमारा संविधान हिंदुस्तान का जो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय संविधान था, उसके निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का 123वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और मुझे खुशी आज हम लोग यूथ कांग्रेस के द्वारा आज ये कार्यक्रम भानीवाला पर किया गया है, जिसमें हम सभी लोगों ने मिलजुल कर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी है। तो अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां एक तरफ तो शाही स्नान चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूर्णानंद आश्रम के पंडालों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में आग लगने की ये चौथी घटना है। तो कुंभ नगरी हरिद्वार में होटल एसोसिएशन और व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर रेलवे स्टेशन के करीब सड़कों पर बैठ गए और कुंभ प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कुंभ प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरिद्वार का व्यापारी बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से मेलाधिकारी ने बॉर्डर पर जाकर श्रद्धालुओं को बॉर्डर से वापस भेजा, ये मैसेज पूरे देश में गया, जिससे श्रद्धालु कुंभ नगरी हरिद्वार आने से बच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को बॉर्डर पर ही टेस्टिंग की सुविधा करनी चाहिए थी, जिससे कि श्रद्धालुओं का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट हो सके और वो कुंभ नगरी हरिद्वार आ सकें। और प्रशासन की गलत नीति से आज व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। व्यापारी नेता अभिषेक गौर ने कहा है कि कुंभ प्रशासन झूठे आंकड़े पेश कर रहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। हम प्रशासन से पूछते हैं कि वो लाखों लोग किस धर्मशाला और होटल में ठहरे थे, ये हमें बता दें, क्योंकि हरिद्वार की गलियां, सड़कें और बाजार सूने पड़े हैं। फर्जी आंकड़े हैं, ये प्रशासन कहां से ये आंकड़े लाता, हमें ये समझ में नहीं आता। हरिद्वार में अगर इतने श्रद्धालु आए हैं तो वो कहाँ रुके हैं और किस क्षेत्र से वो आए हैं, किन होटलों में वो रुके हैं, कहाँ पे गए हैं। हमें तो इसको उनका आंकड़ा हमें अगर हम लगाने लगे तो हमें तो महाभारत के संजय की आंख चाहिए उसको देखने के लिए। हम इन आंखों से तो हम उन्हें देख ही नहीं पाए। हमें तो ऐसा लगा यहाँ कर्फ्यू लगा है। आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्था की जा रही है। आज यहाँ का व्यापारी, होटल वाला, पर्यटन वाला जो भी है, आज बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुँच गया है इनकी गलत नीति के कारण। मान लीजिए जो मेलाधिकारी महोदय हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी जो लगभग जो है हजारों गाड़ियां बॉर्डर से वापस करने की। माननीय जो हाई कोर्ट हैं, उनके आदेश थे कि जो जिनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं है उनको, या जो उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, उनको बॉर्डर में एंट्री न की जाए। लेकिन ये हाई कोर्ट के निर्देश नहीं थे कि उनको प्रवेश। तो रामनगर के मालधान इलाके में बीती रात घर में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है।
तलाश के बाद एक आरोपी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया और साथ साथ आरोपी के दोनों साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पुत्र ने कहा है कि हत्या का आरोपी उसके मामा का बेटा ही है। बता दें कि पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो आया 2:40 पे। 2:40 पे भैया भैया उसने कहा है, कुंडी खटखटाई है और हमारे पापा बाहर निकले। जैसे ही उसने तुरंत गोली मारी है मैं सीने में, और मैं अपने पापा को पकड़ा, इतने में भाग गया। वो मेरे पापा के मामा का लड़का है, उसका नाम प्रेमवीर है, उसके पापा का नाम है राजपाल सिंह और रहने वाला ये है बाजपुर मेहताबन पटौती का है। ये करीब 7:15 बजे के आसपास चौथी मालधन में सूचना आई थी कि एक लड़की की जो है हत्या कर दी गई है और उसकी जो लोग हैं वो भागे हैं। उसमें तो जिन पे शक था उनको जो है तत्काल टीम बना करके गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 लोग हैं। जो प्राइम एक्यूज्ड है वो प्रेमवीर है और उसका ममेरा भाई लगता है। इसकी जो है वहाँ पे उस रात वहाँ पे कुछ ऑल्टरकेशन भी हुआ था बीच बचाव करने के चक्कर में, और इसके जो 2 साथी इसके साथ में थे वो भी पकड़े गए हैं। प्रेमवीर को मेहताबन से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके जो 2 साथी हैं उनको सरवरखेड़ा से पकड़ा गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोग अपने घर में रहने को मजबूर हैं। रामनगर के गजरिया माता मंदिर में नवरात्रों की शुरुआत के पहले दिन मंदिर में भक्तों की कमी नजर आने की वजह से मंदिर में सन्नाटा देखने को मिला। मैं इस समय गरजिया माता मंदिर में हूँ। माता का बहुत ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे और लाखों की संख्या में यहाँ पे हर बार श्रद्धालु आते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास ये श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो है भक्तों की संख्या में क्यों कमी आई है और कोविड को लेके जो है इस समय जो है बहुत सी चीज़ें चर्चाओं में हैं, उसको लेके इनके क्या विचारधारा है। सर, आपका पहले सबसे पहले तो लोकमंच में आपका स्वागत है। इस समय जैसे आप भी मंदिर पर आए हैं, भक्तों की संख्या में बहुत कमी आई है, आपको क्या लगता है कि भक्तों की संख्या में क्यों कमी आई है? क्योंकि इस समय सभी लोग हमारे जानते हैं कि इस समय कोविड काफ़ी तेज प्रभाव से बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में कि कल 117 मरीज भी पॉजिटिव यहाँ नैनीताल ज़िले में पाए गए हैं। इसको देखते हुए सरकार भी काफ़ी हमारी जागरूक है। उसकी जो गाइडलाइन है इस समय हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, उचित 2 गज की दूरी जो हमारा वो है, उस चीज़ों को हमें बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने समाज को और सभी को कोरोना से बचा सकें। अभी जैसे जो है लॉकडाउन करना क्या जरूरी, लागू करना बहुत ज़रूरी है, बताइए थोड़ा इसके बारे में। लॉकडाउन ये कोरोना का कोई परमानेंट समाधान नहीं है इस समय, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसलिए लोग बड़े व्यापार को लेके काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि ये हमें तो इस समय जो हमारे सरकार के नियम हैं और हमारी हमें जो उचित दूरी बनानी है, जो मास्क लगाना है, इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए हम इसको कोरोना को हमारे द्वारा, हम पूरी जनता के द्वारा इसको रोका जा सकता है। जो लॉकडाउन जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, उससे जो है कोरोना की जो है को बहुत हद तक रोका जा सकता है। लोकमंच से उधम सिंह राठौर की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने से लोगों की मौतें हो रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि आज एक और मरीज ने ऑक्सीजन नहीं होने के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं करवाने का आरोप लगवाया है। ऑक्सीजन की अभी कल में आंशिक सुधार है, स्थिति जैसे की तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहाँ पे हमारे भी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर, कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई है कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है ऑक्सीजन की। तो रायसेन जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि और रमजान का समय चल रहा है, जिसकी वजह से
मंदिर और मस्जिदों में भीड़ इकट्ठे होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी धार्मिक स्थानों पर धारा 144 लगाने का आदेश दे दिया। बेगमगंज में आयोजित शांति समिति की बैठक में एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने कहा है कि यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंदिर में सिर्फ आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है, जबकि मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के लोग मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। यही नियम मस्जिद के लिए भी लागू होता है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रायसेन जिले के बेगमगंज में माता मंदिर, ये प्रसिद्ध माता मंदिर है। यहाँ पर हमेशा से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती थी, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जब से कोरोना जैसी महामारी फैली है, लोग जागरूक हो चुके हैं। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं और लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर ही आ रहे हैं। जैसे उमाशंकर भार्गव रायसेन जिले कलेक्टर ने 144 धारा भी लगा रखी है और लोगों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन लोगों पर सख्ती बरत रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक कर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भी जिले में लॉकडाउन लगाया गया, जिस पर प्रशासन का कहना है कि अगर लोग अब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जबरन हमें और सख्ती बरतनी होगी। साथ ही कोरोना चैन को किसी भी हाल में तोड़ने के लिए हमें जनता का सहयोग भी चाहिए, जिसमें बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि कोरोना के समस्त जिले में जनता के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, जिसका लोगों से अनुरोध करके पालन करवाया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा इस तरह का एक तरह से जो नियम है उनका उल्लंघन करता हुआ पाया गया था, तो कल भी कुछ लोगों की दुकानें सील की गई थी, एफआईआर भी कुछ पे हुई है। तो इस तरह की कार्रवाई हम अन्य लोगों पर भी करेंगे। देखिए, जो आपका राशन है ये आवश्यक वस्तु है, लेकिन इसको घर पहुंच सेवा के तौर पे पहुंचाना है, वरना किसी को दुकान तक पहुंचा के किसी को दुकान पर ला के वहाँ पर बिक्री नहीं करनी है। ये क्लियर गाइडलाइंस है और इसी का पालन करना है। और इसके अलावा चेतावनी भी लोगों को दी गई है, वरना कल परसों से फिर हम लोगों को इस तरह में कुछ लोगों को 151 में फिर जेल भी भेजना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।